Hello everyone, this is Sunil Mishra and you are watching BPSC Cracker. And today here I am with a new video of History Chapter. आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर के एक ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिससे कि अक्सर सवाल 100% पूछे जाते हैं बीपीएससी, खासतौर पे अगर बीपीएससी की बात किया जाए तो इसमें 100% सवाल पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर हमारे इतिहास का एक बहुत ही बेहतरीन अध्याय के रूप में जाना जाता है। उसको हम गांधी युग के नाम से जानते हैं, गांधीयन एरा। जी हाँ बिल्कुल, जो कि लगभग 1917 से लेकर के टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ महात्मा गांधी, हु इज कॉल्ड द नेशन फादर ऑफ आवर नेशन। तो वहाँ तक का जो फेज है हमारा 1917 से लेकर के 1947 तक का जो हमारा फेज है उसको हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं, जहाँ पर कि महात्मा गांधी एक मामूली नेता से उभर करके वहाँ से वो ऊपर उठ करके और पूरी दुनिया में छा जाते हैं और भारत के लिए आज़ादी का मार्ग जो है वो प्रशस्त करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, क्योंकि चाहे वो बीपीएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मॉडर्न हिस्ट्री के इस पार्ट से सवाल ना पूछा जाए। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, महात्मा गांधी। हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। ये इनका एक छोटा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानकारी। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इनका जन्म जो था ये पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माताजी का नाम पुतलीबाई और कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था। और हाँ, जब इनकी शादी हुई तो दोनों की उम्र लगभग 13 साल थी, यानी उस समय हुआ करता था, बाल विवाह चलता था। तो इस वजह से गांधी जी और कस्तूरबा जी दोनों का जो उम्र था शादी के समय वो मात्र 13 साल की थी। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि इनकी जो पढ़ाई थी तो उस आरंभिक जो पढ़ाई थी इनकी वो इनके लोकल स्कूल में हुई। उसके बाद ये 1889 कब 1889 में ये बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं और 89 से 91 तक ये वहीं पे इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। और बैरिस्ट्री की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ये वहाँ से वापस आते हैं। उसके बाद इनका जो है साउथ अफ्रीका का दौरा होता है, क्योंकि अब बैरिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी थी, अब इन्हें वकालत करनी थी, इन्हें प्रैक्टिस करना था। तो अब ये प्रैक्टिस जो है इनका शुरुआत होती है लकीली कहाँ से भाई, तो साउथ अफ्रीका से। और साउथ अफ्रीका इनका जाना भारतीय इतिहास ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास का एक बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला था। तो इनको जो वहां पे ले जाने का जो निमंत्रण दिया जाता है वो थे दादा अब्दुल्ला, एक मुस्लिम व्यापारी थे जिन्होंने कि इन्हें साउथ अफ्रीका ले गए। और ये लेके जाते हैं इनको 1893 में। कौन लेके गया, दादा अब्दुल्ला। कहाँ पे ले गए, तो साउथ अफ्रीका। आज के इस सेशन में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और साथ ही साथ हम जो है साथ में ही याद करते हुए चले जाएंगे। और हाँ, एक बात और बता दूं कि उसके बाद इस सेक्शन से कोई भी ऐसा सवाल हो ही नहीं सकता है जो आपसे ना बने। तो इसलिए बिल्कुल अंत तक इस पूरे वीडियोस को देखना है। अगर आप अभी जल्दीबाजी में हैं तो वीडियो को अभी रोक दीजिए, क्योंकि इसको वापस बाद में जब आपको फुर्सत मिले तभी आपको देखना है। क्योंकि गांधीयन एरा ये बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ा चैप्टर है। इसे हमने बहुत ही कम समय में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड करके मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो इसलिए लास्ट तक देखना है और देखने के बाद क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सो कम एंड लेट्स गो अहेड। उसके बाद ये 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं और जहां पे इनको ले जाने का न्योता कौन देता है, तो एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला। मैं इसमें कुछ ऐसी चीजें भी आपको बताऊंगा जो शायद आपके अभी तक पढ़ाई में शायद अछूता रह गया हो, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद जो है वहीं पे साउथ अफ्रीका में रहने के क्रम में इनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जो कि इनके लाइफ को बदल के रख दिया, या इतिहास की घटना को ही बदल के रख दिया। और वो होता है इनका डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में जो रेल कांड होता है, जो शायद आप बचपन में भी पढ़े होंगे कि जहां पर कि इन्हें रेल के पहले दर्जे का टिकट होने के बावजूद इन्हें डब्बे से उठा के फेंक दिया जाता है, यानी धक्का देके स्टेशन पे गिरा दिया जाता है।
ओके, और वो स्टेशन का नाम क्या था? मैरिन्सबर्ग। मैरिन्सबर्ग में ही ये रेल कांड हुआ था। एक्चुअली ये रेल कांड इसलिए चूंकि एक बहुत बड़ी घटना थी कि हमारे देश के कितने बड़े नेता, हालांकि उस समय उतना नाम नहीं था इनका, बावजूद एक अच्छे व्यक्ति के रूप में ये उभरे थे, तो उनको जो है वहां पे, और कारण क्या था? काले गोरे का भेद। ये साउथ अफ्रीका में पहले से नहीं था। तो ये काले गोरे के भेद के वजह से डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में मैरिन्सबर्ग में ये रेल कांड होता है महात्मा गांधी के साथ, और उसके बाद इन्होंने ठान लिया कि अब तो भाई आर्या पार, यानी कहने का मतलब कि अब उसके बाद इन्होंने ठान लिया कि नहीं, अब जो ये यहाँ पे जो ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, यहाँ पे जो ये रंग भेद नीति चल रही है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है, उसे हम मिटा के रहेंगे। और गांधी जी थे भाई, मिटा ही दिए। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 1894 में, अब यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस बनता है और बहुत सारे किताबों में भी नहीं दिया हुआ है, तो बड़े ध्यान से समझना है। क्या कि 1894 में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस, किसका? नटाल इंडियन कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की। किसने की? गांधी जी ने। कब की? 1894 में। कहाँ की? ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका। देखेंगे कि गांधी जी जो है 1915 में आते हैं साउथ अफ्रीका से वापस, तो 1915 से पहले का जितना भी इनका किया गया महत्वपूर्ण कार्य है वो कहाँ पे संपादित हुआ है, यानी कहाँ पे वो हुआ है? साउथ अफ्रीका में। 1903 यानी 1903 में इन्होंने एक अखबार का प्रकाशन शुरू किया जिसका नाम था द इंडियन ओपिनियन। क्या आप जानते थे ये बात? नहीं जानते तो आज जान लीजिए कि इन्होंने द इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार चलाया, जो कि कब चलाया? 1903 में। कहां चलाया? साउथ अफ्रीका में। उसके बाद 1904 में इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की, फिनिक्स आश्रम। सिर्फ साबरमती आश्रम इन्होंने नहीं चलाया, सिर्फ साबरमती आश्रम को ही इन्होंने नहीं बनाया। साबरमती आश्रम तो इन्होंने गुजरात भारत में बनाया, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने, उससे काफी पहले 1904 में ही फिनिक्स नाम का एक आश्रम इन्होंने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था। उसके बाद 1906 में इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया? तो सत्याग्रह का प्रयोग किया। एक्चुअली सबसे पहले समझते सत्याग्रह क्या है? सत्य का आग्रह, यानी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल करके, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल करके अन्याय के खिलाफ लड़ना। हम आपको मारेंगे नहीं, हम कोई भी तरह का वायलेंट नहीं करेंगे, बावजूद हम जो है आपसे लड़ाई करेंगे। तो इन्होंने एक बहुत ही यूनिक तरीका लेके आया और जो सक्सेसफुल, पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। तो इसकी शुरुआत इन्होंने कहां से की? साउथ अफ्रीका। यहां पे एक कंफ्यूजन वाला सवाल क्या बनता है कि गांधी जी ने अपने सत्याग्रह की शुरुआत कहां की? तो अगर इनके गांधी जी के ओवरऑल लाइफ की बात किया जाए तो सत्याग्रह की शुरुआत इन्होंने साउथ अफ्रीका से की। लेकिन अब अगर बात आता है कि इन्होंने भारत में सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की, तो बिहार से की। ठीक है, वहां पे हम बाद में आएंगे। तो गांधी जी सत्याग्रह की शुरुआत साउथ अफ्रीका से की है, भारत में इन्होंने चंपारण से किया। अब देखिए आगे 1909 में इन्होंने एक बहुत ही फेमस पुस्तक, एक बहुत ही फेमस किताब हिंद स्वराज, क्या हिंद स्वराज नाम के एक किताब को इन्होंने खुद लिखा, प्रकाशन नहीं किया, इन्होंने खुद लिखा। उस बुक का नाम था हिंद स्वराज। बहुतों बार आया हुआ सवाल है। अब चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। ये साउथ अफ्रीका की इस सेक्शन में हमने देखा कि साउथ अफ्रीका में इन्होंने जितने भी काम किया, और अब यहाँ के बाद चूंकि ये साउथ अफ्रीका में इनका जो सत्याग्रह था वो पूरे तरीके से सक्सेसफुल रहा, इनकी जो इच्छाएं थी वो पूरी हुई। उसके बाद जाहिर सी बात है इनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? हाई लेवल पे होगा इनका कॉन्फिडेंस लेवल, और उस कॉन्फिडेंस को लेकर के ये कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को ये भारत आते हैं। और इसी वजह से हम जो है इस डे को प्रवासी दिवस के नाम से जानते हैं। कौन सा दिवस? प्रवासी दिवस। आज भी हम इस दिवस को मनाते हैं। और उसके बाद यहाँ आने के बाद इनके जो गुरु थे, इनके राजनीतिक गुरु जो कहलाते हैं, वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद ये 1950 की बात है। इसके बाद क्या होती है? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। एक्चुअली शुरू हो ही चुका था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हो चुका था तो एक्चुअली उस समय गांधी जी जब आए तो उन्हें लगा कि अगर हम अभी अंग्रेजों की मदद करते हैं तो शायद लड़ाई खत्म होने के बाद, या लड़ाई अंग्रेज अगर जीत जाते हैं तो उसके बाद वो हमारे लिए भी काम करेंगे। हम अगर आपके लिए करेंगे तो आप हमारे लिए करेंगे। तो ऐसा सोच के कारण
इस सोच के वजह से महात्मा गांधी ने भारतीयों को न्योता दिया कि आप जो है सेना में भर्ती हो और अंग्रेजों की मदद करें, युद्ध के बाद हो सकता है वो हमसे हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, और ऐसा अंग्रेजों ने भी वादा किया था। इस वजह से वे थोड़ा सा बदनाम भी होते हैं, क्योंकि भारतीय लोग उनको जो है भर्ती करने वाले सार्जेंट का नाम दिया, यानी भर्ती करने वाले सार्जेंट की संज्ञा दी गई किसको? गांधी जी को। क्यों बोले भाई? क्योंकि इन्होंने भारतीयों को बोला कि आप अंग्रेजों के साथ होकर के इस प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई में शामिल हुई, यानी भर्ती करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इस वजह से इन्हें भर्ती करने वाले सार्जेंट की संज्ञा दी गई। 1916 में इन्होंने गुजरात भारत में साबरमती आश्रम की स्थापना की। उसके बाद हम आते हैं अब यहां से 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह। एक्चुअली चंपारण कहाँ है? बिहार में। तो यहां पे क्या था कि तिनकठिया प्रथा के विरोध में गांधी जी को न्योता दिया गया, और वो न्योता देने वाले जो व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया वो थे राजकुमार शुक्ल जी। कौन थे? राजकुमार शुक्ल जी। इन्होंने न्योता दिया किन्हें? महात्मा गांधी को। कहां पे? चंपारण में। किसके विरोध में? तिनकठिया। अब ये तिनकठिया प्रथा क्या थी? एक्चुअली नील की खेती ऑफकोर्स आप जानते होंगे डाई करने के काम में आता था। तो होता क्या था कि पहले जो है भारत में पहले भी हालांकि नील की खेती हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद क्या होता था कि जर्मनी ने नील बेहतरीन तरीके से उगाना शुरू कर दिया, यानी वहाँ का नील जो है बहता था, तो अंग्रेज वहाँ से लाते थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, अंग्रेज और जर्मनी के बीच का रिलेशनशिप जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद अब अंग्रेजों को डाई हर हाल में चाहिए था कपड़ों को रंगने के लिए, तो वो क्या करते हैं, भारतीयों पे ये बोझ लाद देते हैं। अब 3 कट्ठिया का मतलब होता है कि 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा आपको हर हाल में, एट एनी कॉस्ट, हर हाल में आपको जो है क्या करना है भैया, तो नील की खेती करनी ही करनी। और वो 3 कट्ठा कहाँ का होगा वो डिसाइड अंग्रेज करेगा। और वो क्या डिसाइड करते थे कि 20 कट्ठा किसी किसान के पास अगर जमीन है तो वो 3 कट्ठा जो उसका सबसे उपजाऊ प्लॉट होगा, जो टुकड़ा होगा जमीन का, वहीं पे वो करवाते थे। और इसका जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम होता था कि नील की खेती की जड़ें बहुत बड़ी लंबी होती थी और वो जो है वहाँ की सारी पोषक तत्वों को खींच लेता था, यानी फर्टिलिटी पावर ऑफ लैंड विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, खत्म हो जाता था, जिसके कारण कि किसान जो है बहुत ही त्रस्त थे, उनका शोषण हो रहा था। तो इस वजह से वहां के एक लोकल नेता थे राजकुमार शुक्ल जी, उन्होंने न्योता दिया गांधी जी को 3 कट्ठिया प्रथा के विरोध में आंदोलन करने के लिए। और 1917 में चंपारण में सत्याग्रह करते हैं, यानी भारत में सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत जो है कहां से हुई, तो ये गर्व की बात है कि हमारे बिहार से। उसके बाद है 1918 में ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। एक्चुअली क्या होता है, देखो उस समय प्लेग बीमारी, ऑफ कोर्स आप नाम सुने होंगे, तो प्लेग बीमारी फैला हुआ था और वहाँ पे क्या था ना कि कंपनसेशन दिया जा रहा था। तो अब क्या होता है कि अचानक से अहमदाबाद के मिल के जो ओनर्स थे उन्होंने क्या कर दिया कि भाई हम कंपनसेशन नहीं देंगे, अब जो है हम आपको जो कुछ पैसा दे रहे थे एक्स्ट्रा अब हम नहीं देंगे। तो कहते हैं, तो मजदूरों की मांग थी कि ठीक है भैया आप मत दो, लेकिन कम से कम हमारा वेजेस तो बढ़ाओ, हमारी मजदूरी तो बढ़ाओ, क्योंकि हमारा जो है हम बर्बाद हो गए। जैसे कि आज अभी हाल फिलहाल कोरोना से ना जाने कितने लोग घर से बेघर हो गए, तो वही हाल कुछ उस समय भी हुआ था, क्योंकि वो अभी एक महामारी था, एक बहुत बड़ी बीमारी थी। तो अहमदाबाद के मिल मजदूर लोगों ने बोला कि भैया आप वेजेस बढ़ाओ। वो बोला ना तो वेजेस बढ़ाएंगे ना हमको किसी तरह का कंपनसेशन देंगे, काम करना है तो करो। तो इसके विरोध में वहां पे ये आंदोलन करते हैं। और सबसे पहली बात कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के लिए ही सबसे पहली बार गांधी जी ने यहाँ पे एक नया हथियार लॉन्च किया और जिसका नाम था भूख हड़ताल। ठीक है, भूख हड़ताल इन्होंने गांधी जी ने वहां पे सबसे पहले इसकी शुरुआत की और वो भी पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। और फाइनली उन्होंने कहा था कि गांधी जी का ये मांग था कि कम से कम आप 30 to 35% जो है आप इनका वेजेस बढ़ा दीजिए। उसके बाद हमारा है 1918 में ही, नो नीड टू बी कंफ्यूज, 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी होता है और 1918 में ही खेरा का भी आंदोलन होता है, जहां पर कि किसानों का वो एक्चुअली फसल बर्बाद हो गया था, वो अकाल पड़ गया था और बावजूद लोगों को लगान देना पड़ता था। तो उसी पे बेस्ड अप लगान मूवी भी शायद देखे होंगे, तो जिसके विरोध में कि खेरा में आंदोलन किया जाता है कि भैया जब फसल ही नहीं हुआ है हमारा तो हम लगान कहाँ से दें, खुद को बेच के दें। तो उसके
लिए गांधी जी ने वहां पे जो आंदोलन किया वो खेरा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है गांधी जी का एक बहुत बड़ा कदम है खिलाफत आंदोलन, जो 1919 से लेकर 1922 के बीच होता है। अब एक्चुअली इसमें क्या टर्म था कि टर्की, जिसको हम लोग तुर्की के नाम से भी जानते हैं, तो टर्की पे टर्की जो था वो हारने वाले की टीम में था, जर्मनी की टीम तरफ से था वो, यानी अंग्रेजों के खिलाफ था, अंग्रेजों ने उस पर आक्रमण किया था। और टर्की का जो हेड, जो प्रमुख हुआ करते थे, उसको खलीफा बोला जाता था, ठीक है, खलीफा बोला जाता था। और खलीफा का पद जो है, जितने भी सुन्नी मुसलमान धरती पे थे, वे उनके लिए मतलब समझ लीजिए नेक्स्ट टू गॉड थे, नेक्स्ट टू अल्लाह थे, मतलब इतना उनको मानते थे वो, और उनको अपमानित किया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो इसके लिए जो है अब जो है खलीफा ने क्या किया कि नहीं, अब हम पूरी वर्ल्ड वाइड जो है एक आंदोलन चलाएंगे और अंग्रेजों को भैया बताएंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। तो भारत में जो है एक्चुअली इसकी शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली। और गांधी जी ने क्या सोचा, गांधी जी ने सोचा कि भैया हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने का इससे बड़ा कोई मौका नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें आगे काम लेना है। क्योंकि इसके बाद वो नन कॉपरेशन मूवमेंट आएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आएगा, दांडी साल्ट मार्च आएगा, तो ये इतने सारे उनके दिमाग में तो कहीं ना कहीं तो चल ही रहा होगा, हमें आंदोलन करना है। तो आंदोलन में हम तभी सक्सेसफुल होंगे जब यूनिटी इज स्ट्रेंथ वाला फॉर्मूला लागू होगा, ये जब हिंदू और मुस्लिम एक होंगे। तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि हिंदुओं से आह्वान किया कि अभी मुस्लिम लोगों पे दिक्कत है या वो संघर्ष करना चाहते हैं, तो हमें उनका साथ देना चाहिए, ताकि आज हम आपको भोज खिलाएं तो कल आप हमको भोज खिलाइए। सेम फॉर्मूला। और यहाँ पे शौकत अली और मोहम्मद अली के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है कि उन्होंने इस खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की। गांधी जी इसमें पुरजोर से साथ देते हैं। और ये घटनाक्रम जो होता है वो 1919 से लेकर के 1922 के बीच में होता है। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत। इसके बाद हम देखते हैं असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 1922 के बीच में होता है। असहयोग का मतलब क्या है? नन कॉपरेशन। यानी गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज जो उन्होंने पुस्तक लिखी, उसी में उन्होंने एक जिक्र किया था कि अंग्रेज लोग भारत पे शासन करने में इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि हम उनका सहयोग करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी का ऐसा मत था कि अगर हम उनका सहयोग करना बंद कर देते हैं, अगर हम उनको हर क्षेत्र में सहयोग ना करें, तो उनके लिए यहाँ पे शासन कर पाना थोड़ा टफ हो जाएगा। और इसी के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इस उद्देश्य को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद हमारा होता है नागपुर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1920 में होता है। हालांकि इस असहयोग आंदोलन को जो है बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कि इसे मूर्खतापूर्ण रवैया कहा या गांधी जी की इस बातों से सहमत नहीं थे। और उसी में एक एनी बेसेंट थी जिनका ये स्टेटमेंट था कि यह जो है मूर्खतापूर्ण विरोध का, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस तरह से हम किसी का विरोध नहीं कर सकते, वो भी वैसे देश के लोग जिन्होंने कि 1/3 दुनिया पे शासन किया है। तो ये असहयोग आंदोलन कोई सक्सेसफुल नहीं होगा। हालांकि इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जिसने कि इस असहयोग आंदोलन को ऑल ऑफ सडन बंद कर देता है, और वो घटना थी चौड़ी चौड़ा का, जहां पर कि पीसफुल मार्च चल रहा था, जहां जो पीसफुल मार्च अचानक वायलेंट हो जाती है। और गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है, जहां पर कि एक थाना में लोगों ने क्या किया, आग लगा दिया, और जहां पर कि जिंदा एक पुलिस अधिकारी और 21 जो पुलिस वाले थे, टोटल 22 पुलिस की हत्या हो जाती है, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। कहां पे? गोरखपुर में। कितने पुलिस वाले मारे गए? तो 22। और इसके विरोध में इसके बाद जो है चौड़ी चौड़ा कांड होता है 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट होता है। और गांधी जी कहते हैं कि अभी लगता है कि वी आर नॉट रेडी फॉर सच काइंड ऑफ मूवमेंट, और उसके बाद उन्होंने उस मूवमेंट को अचानक से बंद कर दिया। हालांकि इस तरह से अचानक से बंद कर देने पे कुछ ऐसे नेता थे जैसे चित्तरंजन दास, फिर मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े नेता जो थे, ये लोग इनसे खफा हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये अचानक से, ये कोई मतलब नहीं हुआ कि आप अचानक से शुरू कीजिए और अचानक से बंद। तो ये कुछ लोग थे जिसके कारण कि उसके बाद एक स्वराज पार्टी की गठन होता है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया, और ये पार्टी का गठन हुआ मार्च 1923। और गठन होने का जो कारण था वो यही था कि असहयोग आंदोलन का अचानक बंद कर देना उन लोगों के समझ से परे रहा, और उन्होंने अपना एक अलग पार्टी का निर्माण किया। उसके बाद
विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने की घटना हुई। और गांधी दास पैक्ट जो है ये 1924 में, गांधी दास पैक्ट 1924 में होता है। और उसके बाद गांधी जी के द्वारा जो दूसरा, उसके बाद जो अगला जो एक बड़ा मूवमेंट, मास मूवमेंट चलाया गया वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक्चुअली गांधी दास पैक्ट में जो है गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने जितनी मांगे रखी थी उन मांगों को जब नकार दिया जाता है तो गांधी जी उसके खिलाफ में, उसके बदले उन्होंने वहां पे एक मूवमेंट चलाया और उस मूवमेंट का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक्चुअली ये 2 बार होता है, तो टोटली अगर 1930-34 होता है, ये एक्चुअली 2 फेज में होता है। पहली बार होता है 1930 से 31 के बीच और दूसरी बार होता है, फिर बंद हो जाता है कुछ समय के लिए। उसके बाद ये 1932 से 34 के बीच में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत होता है। एक्चुअली क्या होता है कि 1930 में, इससे थोड़ा सा पहले की घटना अगर हम देखें तो 1930 में क्या होता है कि 11 सूत्री मांग जो है डार्विन के पास लेकर के जाते हैं कौन, गांधी जी। और जब उसे नकार दिया जाता है तो फिर वो कहते हैं, इसके बाद वो अब इसके विरोध, इसकी शुरुआत जो है, इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है उन्होंने दांडी मार्च से की। एक्चुअली दांडी जो है एक कोस्टल एरिया है, एक कोस्ट है गुजरात में ही, जहाँ पे ये गए थे, मार्च किए थे। कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल चल के गए। एक्चुअली हालांकि ये लगभग मात्र 78 लोगों का एक टीम था, 78 सहयोगियों के साथ, 78 वॉलंटियर्स के साथ गांधी जी ने शुरुआत की। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते वो संख्या लाखों में तब्दील हो जाती है, क्योंकि जो जर्नी थी टोटली वो 24 दिनों की थी और टोटल जो डिस्टेंस था वो 240 माइल्स था। यानी लगभग एक दिन में कितना चले, तो लगभग 10 माइल हर रोज चले। जहां भी जाते लोग उनके साथ जुड़ते जाते और फाइनली जब वहां पे पहुंचे तो वो 78 वॉलंटियर्स लाखों की संख्या में तब्दील हो चुका था। टोटल क्या था? 78 वॉलंटियर्स, 240 माइल्स एंड 24 डेज टू कंप्लीट दिस जर्नी फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी मार्च। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, 1, 2, 3। गोलमेज सम्मेलन 1, गोलमेज सम्मेलन 2, गोलमेज सम्मेलन 3, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें जो है 1930 में, 1931 में, 1932 में, लेकिन 1930 और 1932 में जो है कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। अलग अलग पार्टी जो थी वो सम्मिलित होती है, पर 1930-31 में कांग्रेस उस सम्मेलन में भाग नहीं लेती है। एकमात्र दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया और कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं कौन, तो गांधी जी। इकलौता ऐसा पर्सन जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में, ये इंपॉर्टेंट सवाल यहां पे बनता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो वो BR अम्बेडकर जी थे। उसके बाद गांधी इरविन के बीच में समझौता होता है, वो 5 मार्च 1931, जो कि हम पहले भी वीडियोस में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद पूना पैक्ट समझौता जो है वो 26 सितंबर 1932 को होता है, जहां पर कि आरक्षित जो सीट्स थे उसको बढ़ा करके, उसकी संख्या को बढ़ा करके, पहले 71 था और वो फाइनली 147 कर दिया गया। उसके बाद गांधी जी के द्वारा चलाया गया जो आखिरी आंदोलन था वो भारत छोड़ो आंदोलन था, जो कि 1942 में, इसी को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ऑपरेशन जीरो आवर भी बोला जाता है। ये अगस्त क्रांति 8 अगस्त को शुरुआत होता है। शुरुआत आगा खां पैलेस से होती है और उसके बाद फाइनली गांधी जी की उसके बाद जो है हमारा देश आफ्टर द हार्ड स्ट्रगल ऑफ दिस ऑल थिंग्स, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद बहुत ज़्यादा दिनों तक, आज़ादी को बहुत ज़्यादा दिनों तक हमारे राष्ट्रपिता नहीं देख पाए और उनकी जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1948 को नथुराम विनायक गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ पे इस पूरे सेशन में हमने देखा कि महात्मा गांधी एक साधारण सा व्यक्ति जो कि अपने बलबूते पे, जो अपने मेहनत के दम पर साउथ अफ्रीका जाते हैं। अब पहले इंग्लैंड वो पढ़ने गए, इंग्लैंड से पढ़ने के बाद वो यहाँ आते हैं। बैरिस्ट्री का जो शुरुआत उन्होंने साउथ अफ्रीका से किया। साउथ अफ्रीका से में उन्होंने क्या किया, तो सत्याग्रह लॉन्च किया, आश्रम का निर्माण किया, अखबार का संपादन किया, अखबार चलाए वहाँ पे, और वहाँ पे सत्याग्रह का सक्सेसफुली प्रयोग करने के बाद वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद वो चंपारण से शुरू करते हैं, फिर अहमदाबाद मिल, फिर खेरा आंदोलन शुरू करते हैं। उसके बाद नन कोऑपरेशन मूवमेंट, दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति, गोलमेज, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये सारी चीज़ों में भाग लेते हैं और
इन्हीं सब कार्यों का परिणाम है कि आज हम लोग स्वतंत्र भारत में एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्शन था जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, हर सेक्शन में सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हमारे देश के मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा अध्याय है। तो इस चैप्टर से में आप इसे ध्यान से समझिए, ध्यान से इसे पढ़िए, और अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप माई comment section is waiting for your any kind of suggestions or queries। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ऑफ कोर्स पसंद आएगा, क्योंकि ये हमारे देश के एक सबसे बड़े इंपॉर्टेंट घटना क्रम और एक महान व्यक्ति के बारे में है, तो पसंद तो आना ही चाहिए। तो आप लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज दैट विल बी मोटिवेट मी टू डू लॉट्स ऑफ थिंग फॉर यू। सो हम मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए best of luck and study hard, and definitely you will crack the BPSC Sector 7. Thank you so much.